Welcome to Genesis tutorial. Today we will discuss about some basic terms used in thermodynamics. तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट सम बेसिक टर्म्स यूज इन थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें पहले तो हम थर्मोडायनेमिक्स में की जो डेफिनेशन आती है हम उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है? ऐसी कोई भी ब्रांच है साइंस की जिसके अंतर्गत या जिसमें हम हीट के एक्सचेंज का स्टडी करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह हीट का ट्रांसफर हमने जैसे कि पढ़ा भी है एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ में कि एनर्जी को ना आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो सेम ऐसे ही तो फिर एक हिस्से से जब हम कुछ एनर्जी को यूज करते हैं तो वो खर्च हो जाती है, तो जाती कहाँ है वो, फिर वो किसी दूसरे पार्ट में चली जाती है। तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की स्टडी हम जिस ब्रांच में करते हैं साइंस की, वो ब्रांच ऑफ साइंस हमारी थर्मोडायनेमिक्स कहलाती है। ठीक है, तो अभी इसमें हम कुछ बेसिक टर्म्स और अदर यूज करते हैं, जैसे कि एक इसमें हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी आते हैं। दो तरह की रिएक्शन हम इसमें पढ़ेंगे, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें एनर्जी या हीट रिलीज होती है, ठीक है, उसी को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। आपने ये अपने आसपास की चीजों में देखा भी होगा कि आपका जैसे हमने चूना हम यूज करते हैं घर में व्हाइट वॉश वगैरह के लिए, तो हम उसको लाते हैं पानी में उसको डिसॉल्व करते हैं। तो जैसे हम पानी में जिस कंटेनर में हम ये सब करते हैं वो कंटेनर हमारा गर्म हो जाता है। किस वजह से गर्म होता है? उसका रीजन क्या है? हमारा ये एनर्जी जो हमारी रिलीज हुई है उसकी वजह से। जब आप लैब में जाते हैं तो वहां भी आप देखते हैं कि आपका क्या, जब भी आप एसिड और वाटर को आपस में मिक्स करते हैं तो उससे वो आपका क्या है, वो कंटेनर जिसमें तुम या वो बीकर जिसमें तुम ये सब कर रहे हो वो बीकर हमारा गर्म हो जाता है, क्योंकि ये हमारा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एक एग्जाम्पल होता है। दूसरे आते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसको स्टार्ट करने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़े, वो रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन का एक, जैसे हमारे घरों में चूना पत्थर जो हम यूज करते हैं वो चूना पत्थर हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जांपल है। तो इसमें क्या है, आपका चूना पत्थर को अगर हम जैसे जहां से चूनों की खदानों से हमारा पत्थर निकलता है वहां हम उसको पत्थर को निकालते हैं, वहां पर भट्टियां लगी होती है, वहां पर उसको डालते हैं क्रश करके, और हमारा क्या है, चूना बनता रहता है और CO2 गैस से निकलकर एटमॉस्फेयर में जाते रहते हैं। तो ये रिएक्शन तब तक नहीं, तो सदियों से पड़ा हुआ था हमारा चूना, तो अपने आप क्यों नहीं बना चूना पत्थर तो सदियों से पड़ा हुआ था, तो इसलिए नहीं बना क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट है आपका क्या, उस रिएक्शन को होने के लिए हीट करने की। तो जब हम उसको हीट करते हैं अराउंड 470-480 डिग्री सी तक हम उसको हीट कर लेते हैं तो हमारा क्या, चूना बन जाता है और CO2 गैस निकलकर एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम और अदर टर्म्स पर, सिस्टम, सराउंडिंग एंड यूनिवर्स। थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम्स होते क्या है? ऐसा कोई भी चीज जिसको तुमने अपनी थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए चूज किया है तो वो हमारा क्या कहलाता है? सिस्टम कहलाता है। जैसे तुमने एक बर्तन में पानी भरा, अब आप उसको गर्म करते हैं या उसको ठंडा करते हैं या कोई रिएक्शन लगाते हैं किसी भी रिएक्शन बॉटल में, तो वो हमारा क्या है, वो पार्ट जिसको हमने अपनी थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए चूज किया है वो हमारा क्या कहलाता है? सिस्टम कहलाता है। अब आते हैं सराउंडिंग। हर चीज यूनिवर्स में हमारे वो क्या होता है, एवरीथिंग अराउंड अस इज ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स। तो सिस्टम को छोड़कर यूनिवर्स का वो पार्ट जो रिमेनिंग पार्ट बचा है वो हमारा सराउंडिंग कहलाता है। सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिलकर ही हमारा यूनिवर्स बनाते हैं। सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल टू यूनिवर्स। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम्स में, जिसको हम अपनी थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए चूज करेंगे। वो कितने टाइप के हो सकते हैं? जैसे पहला टाइप हम पढ़ते हैं इसमें ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है, जैसे आपने एक बर्तन में पानी लिया, उसको ऊपर से खुला हुआ रखा हुआ है, नीचे से आप उसको बर्नर के ऊपर रखकर उसको हीट भी कर सकते हैं या फ्रीजर में रखकर आप उसको कूल भी कर सकते हैं। तो आप फ्रीजर में जब उसको रखकर कूल करेंगे तो उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, जब उसको हीट करते हैं तो इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल है। आप उसके अंदर पानी और डाल भी सकते हैं या उसमें से पानी निकाल भी सकते हैं। तो जैसे हमने पानी, एक टाइप का क्या है, मैटर क्या होता है? मैटर वो चीज होती है जो ऑक्यूपाई करती है स्पेस को और जिसका अपना कोई मास होता है, वो हमारा मैटर कहलाता है। तो वाटर भी हमारा वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और इसका अपना एक मास भी होता है, तो इसको हम मैटर बोलते हैं। तो हम मैटर का एक्सचेंज भी कर पा रहे हैं और नीचे से इसको हीट भी कर सकते हैं या कूल भी कर सकते हैं। तो ऐसा सिस्टम जिसमें हम एनर्जी एज वेल एज मैटर दोनों का एक्सचेंज कर सकते हैं वो हमारा ओपन सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट में आते हैं हम क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, अगर तुमने इसी बर्तन को ऊपर से प्लेट से ढक दिया है तो अब तुम इसमें से ना तो पानी निकाल सकते हो ना ही इसमें से पानी डाल सकते हो। ठीक है, तो अभी नीचे से लेकिन इसको हीट भी कर सकते हो, फ्रीजर में रख दोगे उठाकर तो ये कूल भी हो जाएगा।
तो एनर्जी का एक्सचेंज अभी भी पॉसिबल है, लेकिन आप मैटर का एक्सचेंज नहीं कर पा रहे, तो ये सिस्टम हमारा कहलाता है क्लोज सिस्टम। और तीसरा आता है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम हमने इसको यहाँ पर दिखाया है। तो ये क्या है, आपका पूरी तरह से वॉल भी इसकी इंसुलेटेड है, ना तो आप इसको तुम हीट कर सकते हो, ना ही इसको कूल कर सकते हो। पूरी तरह से ये बंद भी है, ना तो इसके अंदर आप कुछ डाल सकते हो, ना ही निकाल सकते हो। तो ऐसा सिस्टम जिसमें आप ना तो एनर्जी का एक्सचेंज कर पाते हैं, ना ही मैटर का एक्सचेंज कर पाते हैं, वो सिस्टम हमारा कहलाता है इन आइसोलेटेड सिस्टम। इसका एक एग्जांपल आपने अपनी डेली लाइफ में भी यूज किया होगा। आजकल तो गर्मी में खूब यूज करते हैं थर्मस बॉटल। तो थर्मस बॉटल एक टाइप का क्या है, हमारा एक आइसोलेटेड सिस्टम है, जिसके अंदर अगर तुमने कोई गर्म चीज उसके अंदर डाली है वो गर्म ही रहेगी, या उसके अंदर तुमने ठंडा पानी भरा है तो वो ठंडा ही रहेगा, जब तक क्या है उसको आप खोल के ओपन करके नहीं रख दोगे। ठीक है, क्योंकि जैसे ही तुमने इसको खोल के ओपन करके रखा उसकी बोतल को, तो वहां से एनर्जी का एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ होने लगेगा, और उसके अंदर जो भी तुमने चीज डाली है, जो भी तुमने भरा है, वो अब आपका एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर पर ही आ जाएगा। ठीक है, तो अभी जब तक वो बंद थी, ना तो उसमें एनर्जी का कोई एक्सचेंज हो रहा था एटमॉस्फेयर के साथ या सराउंडिंग के साथ, ना ही उसमें आप मैटर का कोई एक्सचेंज हो पाया था। तो ऐसा सिस्टम जिसमें हम ना तो एनर्जी का एक्सचेंज कर पाते हैं, ना ही मैटर का एक्सचेंज कर पाते हैं, ना ही एनर्जी का एक्सचेंज कर पाते हैं, वो सिस्टम्स हमारा आइसोलेटेड सिस्टम्स कहलाता है। तो ये तत्व हैं हमारे टाइप ऑफ सिस्टम्स। तो इस तरह से हमने अभी टाइप्स ऑफ सिस्टम्स को किया। अब आते हैं हम स्टेट वेरिएबल और स्टेट फंक्शंस पर। स्टेट वेरिएबल और स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं? ऐसे कोई भी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल जिनकी वैल्यूज इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती हैं, वो हमारे स्टेट वेरिएबल्स कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स हमने टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन, ये सब हमारे क्या है, हमारे स्टेट वेरिएबल्स हैं। इनकी वैल्यू इनिशियल स्टेट में कितना था, फाइनल स्टेट में कितना है, इनकी वैल्यूज उन पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो टेम्परेचर में भी आपका क्या है, पहले हमने कोई सिस्टम्स लिया हुआ था, उसका हमने टेम्परेचर नोट किया, उसको थोड़ा हीट किया, फाइनली वो किस टेम्परेचर तक पहुंच गया है, हमने वो वाला टेम्परेचर नोट किया। तो इससे हमने कैसे उसको धीरे धीरे हीट किया या बहुत तेजी के साथ हीट किया, हमें इससे कोई मैटर नहीं है। पाथ क्या है, क्या पाथ हमने फॉलो किया है, ये उस पर डिपेंड नहीं करता। तो ऐसा कोई भी वेरिएबल जिनकी वैल्यू इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड करती है, पाथ पर डिपेंड नहीं करती है, उनको हम स्टेट फंक्शंस या स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स हमारे मोस्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक फंक्शंस हमारे स्टेट फंक्शंस ही होते हैं, सिर्फ दो को छोड़कर, ये हीट Q एंड वर्क W, इन दो को छोड़कर। ये दो हमारे क्या होते हैं, ये हमारे दो पाथ पर डिपेंड करते हैं। वो आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे ये पाथ पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो अभी आते हैं, फिर उसके बाद आता है हमारा, ये हमने कहा है इनकी वैल्यू डिपेंड करती है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर, इंडिपेंडेंट टू पाथ होते हैं। मोस्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक फंक्शंस आर स्टेट फंक्शन एक्सेप्ट हीट एंड वर्क W। अब आते हैं पाथ फंक्शन पर, जिनकी वैल्यू पाथ पर डिपेंड करे। तुम कैसे चेंजेस कर रहे हो, कैसे, जैसे हमारा वर्क है वर्क वाले केस में अगर आप PV का कर्व बनाते हैं, तो सपोज करो पहले पाथ आपने ये फॉलो किया, कोई सिस्टम जैसे B तक आया, कितना वर्क किया इसने, तो इसने यहां से यहां तक आने में कितना एरिया कवर किया, ये वाला एरिया हमारा इसका वर्क के निकालने में यूज किया जाएगा। दूसरा केस में आपका ये इस तरह से आ सकता है, ये सेकंड पाथ हो गया, फर्स्ट पाथ ये हुआ, सेकंड पाथ में इसने यहां से यहां तक आने में कितना एरिया कवर किया, इसमें ज्यादा एरिया कवर किया गया है, तो इसलिए इस वाले सेकंड वाले पाथ में ज्यादा वर्क है। तो ऐसा कोई भी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल या थर्मोडायनेमिक फंक्शंस जिसकी वैल्यूज पाथ पर डिपेंड करती है, उनको हम बोलते हैं पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन के हमारे ये दो एग्जांपल्स हम पढ़ते हैं, हीट Q एंड वर्क डन W। उसके बाद आते हैं हम इंटेंसिव वेरिएबल्स और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज पर। ऐसी प्रॉपर्टीज अगर हम सिस्टम्स को डिवाइड कर दें, जैसे आपने एक टैंक में पानी भरा हुआ है, उस टैंक के पानी को आप एक जग में कर सकते हैं, एक बकेट में कर सकते हैं, एक गिलास में कर सकते हैं, और सबका आप अगर टेम्परेचर नोट करें, सबका टेम्परेचर सेम आएगा। तो क्या है, हम अलग अलग एक ही बड़ी चीज को तुमने अलग अलग चीजों में डिवाइड कर दिया, लेकिन उसकी वो प्रॉपर्टी जो चेंज नहीं हो रही है, वो हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी या इंटेंसिव वेरिएबल कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सरफेस टेंशन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वेपर प्रेशर एक्सेट्रा, ये हमारे हैं इंटेंसिव वेरिएबल। उसके बाद आते हैं हम एक्सटेंसिव वेरिएबल और एक्सटेंसिव फंक्शंस पर। ये क्या होते हैं, जिनकी वैल्यूज हमारी सिस्टम्स की अमाउंट पर डिपेंड करती है, वो हमारे एक्सटेंसिव वेरिएबल्स कहलाते हैं। एक्सटेंसिव वेरिएबल्स या हम इनको एक्सटेंसिव फंक्शंस भी बोल सकते हैं, एक्सटेंसिव वेरिएबल्स और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये क्या होते हैं, जिनकी वैल्यूज अमाउंट पर डिपेंड करती है। जैसे
सिस्टम का मास हमारा एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का ही एग्जांपल है। जितना आप अमाउंट ज्यादा लोगे उतना ही सिस्टम्स का मास ज्यादा आएगा। सेम ऐसे ही दूसरा, जितना आप अमाउंट ज्यादा लोगे उसका वॉल्यूम उतना ही ज्यादा आएगा। जितना आप अमाउंट ज्यादा लोगे उसकी लेंथ उतना ही ज्यादा आएगा। ठीक है, जितना आप अमाउंट ज्यादा लोगे उसकी एनर्जी उतना ही ज्यादा आएगा। जितनी अमाउंट ज्यादा लोगे उतना ही उसकी एंट्रोपी भी ज्यादा आएगा। जितनी भी एनर्जी वाली टर्म्स हैं, एंथैल्पी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, और ये आपका गिब्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ये सभी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के ही एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम प्रोसेस पर। प्रोसेस क्या होते हैं? प्रोसेस एक पाथ होता है जिसके थ्रू चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस में भी हम बहुत सारी प्रोसेस पढ़ते हैं। फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस वह प्रोसेस होते हैं जिनमें हम चेंजेस तो हमने कर दिया है, स्टेट में चेंज हो गई है तो इस प्रोसेस के थ्रू, लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है। तो ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है उसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, और ऐसी प्रोसेस के लिए dt चेंज इन टेम्परेचर का वैल्यू 0 आता है, और इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं T कांस्टेंट। T 0 नहीं है, चेंज इन टेम्परेचर 0 है। जितना टेम्परेचर पहले था अभी भी उतना ही है। सपोज करो पहले किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर 25 था, तो हमने कुछ चेंजेस किए, अपनी वो उस स्टेट से किसी दूसरी स्टेट में आ गया, लेकिन अभी भी टेम्परेचर 25 ही है, तो हम ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। दूसरा आता है आइसोबारिक। आइसो मीन्स सेम होता है, बार प्रेशर का यूनिट होता है। तो ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसमें प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, दोज प्रोसेस आर कॉल्ड आइसोबारिक प्रोसेस। इन प्रोसेस के लिए चेंज इन प्रेशर 0 आता है, और इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तीसरी प्रोसेस आते हैं हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसी कोई भी तुमने किसी भी सिस्टम में कुछ चेंजेस किए, कुछ प्रोसेस किया, उसके बाद लेकिन उस सिस्टम्स को तुमने पूरी तरह से इंसुलेटेड, बाहर वाले एटमॉस्फेयर से उसका टेम्परेचर कांटेक्ट बिल्कुल हटाया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही पूरा एक इंसुलेटेड कंटेनर के अंदर अगर तुम कुछ करते हो, कुछ भी चेंजेस करते हो स्टेट में, तो उसके बाद ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोलेटेड या एडियाबैटिक प्रोसेस। इन प्रोसेस के लिए dq चेंज इन हीट का वैल्यू 0 आता है, कोई चेंज नहीं हुआ है। अंदर की हीट बाहर नहीं गई है या बाहर से हीट अंदर नहीं आई है। ठीक है, एक होता है हमारा आइसोकोरिक। कोर वर्ड हम यूज करते हैं वॉल्यूम के लिए। आइसो मीन्स होता है सेम। ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। और इन प्रोसेस के लिए चेंज इन वॉल्यूम dV, इसका वैल्यू 0 आता है, और इसका मीनिंग V हमारा कांस्टेंट होता है, V कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारी कुछ प्रोसेस हुआ, जैसे आइसोबारिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, और कुछ भी और अदर टर्मिनोलॉजी भी आएंगी, उसको हम उसके बाद करेंगे। बस एक और देख लेते हैं हम इसमें साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है। साइक्लिक प्रोसेस मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट होने वाली प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है, सिस्टम्स में बहुत सारे चेंजेस किए मल्टीपल स्टेप्स में। जैसे H2O लिया तुमने, ही वाटर सॉलिड लिया, H2O सॉलिड मीन्स आइस को आप हीट करते हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है, H2O लिक्विड में, और हीट करते हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है, H2O गैस में या वेपर में। तो इसको आप अगर कूल करते हैं अब, तो वापस फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और कूल करते हैं फिर से सॉलिड में। तो ये जहां से चला मल्टीपल स्टेप से होता हुआ वापस वहीं पहुंचा। तो ऐसी प्रोसेस हमारी साइक्लिक प्रोसेस कहलाती है। ओके, इज इट क्लियर?